जय जवाहर दोस्तों, शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी पीवाई की सीरीज में आज हम सीजीपीएससी 2022 के सीजीजीएस के छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम सीजीपीएससी 2024 और सीजीपीएससी 2024 के क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल में जो पीवाई की सीरीज है, हमारे YouTube चैनल में सीजीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज बाई रवि सर के नाम से उपलब्ध होगी। आप वहां पर जाकर सीजीपीएससी 2024 और जो सीजीपीएससी 2023 के सीजीजीएस के 50 क्वेश्चनों को देख सकते हैं। चलिए हम सीजीपीएससी 2022 के पेपर 1 के सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आज का हमारा सीजीपीएससी 2022 का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये उस समय करंट में हुआ ओलंपिक था। वर्तमान में हमको ये ध्यान रखना है, हम रिप्लेस करेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को किससे? बस्तर ओलंपिक से। बस्तर ओलंपिक से रिप्लेस करेंगे, संभावित है इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बस्तर ओलंपिक 2024, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। बस्तर ओलंपिक 2024 कब हुआ था? तो बस्तर ओलंपिक 2024 हुआ था 5 नवंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है किन किन स्तरों पर हुआ था, वैसे ही हमको याद करना है जो बस्तर ओलंपिक है वो 3 स्तरों पर हुआ था। कौन कौन से स्तर? तो बस्तर जो हुआ था वो विकास खंड स्तर पे और जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे हुआ था। तो बस्तर ओलंपिक जो विकासखंड स्तर पे हुआ था वो कब से कब हुआ था? तो 7 नवंबर से लेकर के आपका 18 नवंबर तक हुआ था। 7 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2024 तक। जिला स्तर पर कब हुआ? तो 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2024 तक। और संभाग स्तर पे कब हुआ? तो संभाग स्तर पे आपका 13 से लेकर के 15 दिसंबर तक हुआ। 13 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2024 को ये बस्तर ओलंपिक हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, 3 स्तर पे बस्तर ओलंपिक हुआ था, विकासखंड, जिला और संभाग स्तरीय। विकासखंड कब हुआ था? विकासखंड स्तर पे 7 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2024, जिला 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2024, संभाग स्तर पे 13 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। जो संभाग स्तर पे जो खेल हुआ था वे बस्तर के जगदलपुर स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक 2024 आपको ध्यान में रखना है, हो सकेगा प्री में यहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसको हम वापस से रिप्लेस करेंगे आपके बस्तर ओलंपिक से। ठीक है, बस्तर ओलंपिक 2024। ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक 2024 में जैसे इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने खेल थे, तो वैसे ही बस्तर ओलंपिक में 11 प्रकार के खेल थे। ध्यान देना दोस्तों, बस्तर ओलंपिक में 11 प्रकार के खेल थे। कौन कौन से हैं? तो ए से है आपका एथलेटिक्स, ए से एथलेटिक्स, बी से याद रखना है आपको भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, और बी से ही याद रखना है बैडमिंटन, सी से याद रखना है आपको कराटे, खो खो, कबड्डी, एफ से याद रखना है आपको फुटबॉल और वॉलीबॉल। 2 तरीके के बॉल वाले प्रतियोगिता है, फुटबॉल और वॉलीबॉल। एच से याद रखना है आपको हॉकी। ठीक है, टी से याद रखना है तीरंदाजी और आर से याद रखना है आपको रस्साकस्सी। ये 11 प्रकार के खेल हैं जो बस्तर ओलंपिक में खेले गए। एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, कराटे, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी और रस्साकस्सी। वापस से एक बार देखिए, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, कराटे, खो खो, कबड्डी, आपका फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी और रस्साकस्सी। ये 11 प्रकार के खेल बस्तर ओलंपिक 2024 में खेले गए। ठीक है, और इसमें आपको यह ध्यान रखना है, इस बस्तर ओलंपिक में एक शुभंकर बनाया गया था। शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था वन भैंसा और वन मैना, वन भैंसा और
वन मैना, ये शुभंकर थे। ठीक है, वन भैंसे के ऊपर, वन भैंसे के सिंग में वन मैना बैठी हुई है। वन भैंसों को टी शर्ट पहनाया गया है संतरे कलर का। तो ये शुभंकर था बस्तर ओलंपिक 2024 का। इस बस्तर ओलंपिक में और क्या खास बात थी, तो इस बस्तर ओलंपिक में एक स्लोगन वाक्य रखा गया था, करसाए तब बस्तर, बरसाए तब बस्तर। ये गोंडी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक को रिप्लेस कर रहे हैं बस्तर ओलंपिक 2024 से। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन बताइए। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको हम फिर से रिप्लेस करेंगे। संभावित क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो है आपका बस्तर पंडुम 2025, बस्तर पंडुम 2025। बस्तर संभाग में जो शायद सरकार है विशेष करके बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम है बस्तर पंडुम 2025। इसमें क्या हुआ, बस्तर संभाग में बस्तर के सांस्कृतिक कल्चरों को लेकर के ये कार्यक्रम हुआ। ये कब से कब तक चला, तो ये 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2025 तक चला। ये भी 3 स्तर पे हुआ है, ब्लॉक स्तर पे अर्थात विकासखंड स्तर पे, जिला स्तर पे और आपका संभाग स्तर पे। ब्लॉक स्तर पे कब से कब तक हुआ, तो ब्लॉक स्तर पे 12 मार्च से लेकर के 20 मार्च 2025 तक हुआ। जिला स्तर पे 21 मार्च से चालू हो करके 23 मार्च तक चला और संभाग स्तर पे आपका 2 अप्रैल से लेकर के आपका 5 अप्रैल तक संभाग स्तर पे चला। इस बस्तर पंडुम में आपके श्री अमित शाह जी जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं वो आए और यहाँ पुरस्कार वितरित किए। लगभग जितने भी विनर रहे, विजेता रहे, उनको 50,000 पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। तो इसमें क्या क्या प्रतियोगिता हुआ, क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या प्रतियोगिताएं हुई, ये देखिए। तो लगभग 7 प्रकार के प्रतियोगिताएं हुई हैं जनजातियों के कार्यक्रम को लेकर के, जैसे जनजातीय नृत्य, जनजातीय गीत, जनजातीय नाट्य, जनजातीय वेशभूषा, जनजातीय वाद्य यंत्र, जनजातीय शिल्प कला और चित्रकला, और जनजातियों का खान पान और पेय पदार्थ और व्यंजन। इन 7 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई। कौन कौन से 7? नृत्य, गीत, नाट्य, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, शिल्प कला और चित्रकला, पेय पदार्थ व व्यंजन। ठीक है, तो इनमें से कौन से जिलों को पहला पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। तो नृत्य में पहला पुरस्कार कौन से जिले को मिला है, तो कोंडागांव को। तो अमित शाह जी ने कोंडागांव जिले प्रशासन को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया। गीत में प्रथम पुरस्कार पाया है नारायणपुर जिला। नाट्य में प्रथम पुरस्कार पाया है नारायणपुर जिला। वेशभूषा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका दंतेवाड़ा को। और वाद्य यंत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है कांकेर को। और शिल्प कला व चित्रकला में वापस से पुरस्कार प्राप्त हुआ है नारायणपुर को। और पेय पदार्थ में आपको ध्यान देना है बीजापुर को प्राप्त हुआ है। कैसे याद रखना है दोस्तों इसको, तो नृत्य में आपको याद रखना है, नृत्य में पहला पुरस्कार मिला है कोंडागांव को। ठीक है, तो नृत्य कौन करते हैं, कोंडागांव वाले। जबकि गीत, नाट्य और शिल्प कला में पुरस्कार किनको मिला है, नारायणपुर को। ठीक है, नारायणपुर वाले नारद ऋषि को आपको याद करना है। नारद ऋषि नारायण नारायण करते हैं तो अच्छा गीत गाते हैं, नाटक भी अच्छा करते हैं, तो नारायणपुर आपको याद आना चाहिए। और शिल्प कला और चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध आपके नारायणपुर, ये याद रखना चाहिए। वेशभूषा में दंतेवाड़ा। ठीक है, जैसे आपका दांत आपका शारीरिक सुंदरता को बयां करता है, तो आपका वेशभूषा भी शारीरिक सुंदरता को बयां करता है। तो आपको दांत को वेशभूषा से जोड़ना है और दांत से दंतेवाड़ा याद रखना है। तो वेशभूषा में किसको याद रखना है, दंतेवाड़ा। वाद्य यंत्र में कांकेर को कैसे याद रखेंगे, जैसे कंकड़ को किसी में भर देंगे आप, तो कंकड़ आवाज करती है ना, किस डब्बे में आप भर देंगे तो वैसे ही वाद्य यंत्र से कंकड़ को जोड़ करके आपको याद रखना है कांकेर। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। इधर पेय पदार्थ और व्यंजन में बीजापुर को कैसे याद रखना है, तो किसी चीज के बीज को हम खा सकते हैं, तो बीजापुर बीज से संबंधित है, तो बीजापुर आपको याद रखना है।
पेय पदार्थ और व्यंजन क्या है, बीजापुर जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य क्या किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकेगा ये यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है। चिराग जो है मिजोरम में किया जाने वाला नृत्य है, हारून जो है उत्तराखंड में किया जाने वाला नृत्य है, ढोलू कुनिया नामक नृत्य कर्नाटक में किया जाता है, लावा जो कि लक्षद्वीप में किया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लावा नृत्य जो कि लक्षद्वीप में किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो हमारा उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की। ये उस समय का पूछा गया प्रश्न था करंट का। हालांकि इसका उत्तर था आपका गोंड, लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में अब 42 जनजातियां नहीं 43 जनजातियां पाई जाती हैं। 43वें जनजाति के रूप में भारत सरकार ने किस जनजाति को शामिल किया है, तो विंध्या जनजाति को। तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में अब 43वीं जनजाति आपकी है विंध्या जनजाति। ठीक है, चलिए ये उस समय का करंट का प्रश्न था, ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, ये भी करंट का है, महत्वपूर्ण नहीं है। यहां आइए वापस। अगला प्रश्न है, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया। ठीक है, हालांकि इसका उत्तर उस समय लिया गया था नावागांव लॉ को, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। लेकिन आप यहां से जुड़ा हुआ आप ट्रेंड देखेंगे तो ये योजना किससे जुड़ा हुआ है, गौवंश से जुड़ा हुआ है, गायों से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। तो इसी से संबंधित वर्तमान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है पशुधन से जुड़ा हुआ। उस योजना का नाम है दुधारू पशु प्रदाय योजना। दुधारू पशु प्रदाय योजना। ठीक है, ये योजना में क्या कहा जा रहा है, 325 एसटी परिवारों को 325 जनजाति परिवारों को 650 गाय या दुधारू पशु दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है गाय, दुधारू पशु दिया जा रहा है। ठीक है, गाय भी हो सकती हैं, भैंसे भी हो सकती हैं। ठीक है, 325 एसटी परिवारों को 650 दुधारू पशु दिया जा रहा है, मतलब एक परिवार को 2 आपके दुधारू पशु दिए जा रहे हैं। तो इस योजना में और क्या हो रहा है, तो ये योजना जो है एनडीडीबी के सहयोग से संचालित की जा रही है। एनडीडीबी यहां पर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। भारत सरकार का एक उपक्रम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी सहायता से दुधारू पशु प्रदाय योजना का संचालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। ये योजना का जो प्रारंभ किया गया है, कहां से किया गया है, तो ये योजना का प्रारंभ जो किया गया है भोंगापाल नामक स्थल से किया गया है, जो कि कहां है, कोंडागांव में है। तो इसका प्रारंभ कहां से हुआ है, तो भोंगापाल स्थान से हुआ है, जो कि कोंडागांव में है। इस योजना में 6 जिले शामिल हैं। दुधारू पशु प्रदाय योजना में कितने जिले शामिल हैं, तो 6 जिले। कौन कौन से, तो सरगुजा संभाग के 2 जिले जो कि ग्रामीण इलाके से संबंधित है, आपका जसपुर और बलरामपुर। सरगुजा संभाग के 2 जिले जसपुर और बलरामपुर। रायपुर संभाग के ऐसी 2 ग्रामीण इलाके वाले जिले जैसे महासमुंद और आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़। और बस्तर संभाग के 2 जिले आपके कोंडागांव और कांकेर। कोंडागांव और कांकेर। तो इस प्रकार 6 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है और इन्हीं 6 जिलों के 325 एसटी परिवारों को 650 दुधारू जानवर या दुधारू पशु दिया जाएगा। कैसे याद रखना है, सरगुजा के 2 जिले जसपुर बलरामपुर, रायपुर के 2 जिले महासमुंद सारंगढ़ बिलाईगढ़
और आपके बस्तर संभाग के 2 जिले कोंडागांव और कांकेर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ही राज्य उत्सव 2022 में अलंकरण से सम्मानित विभूतियों को सम्मिलित कीजिए। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। 1 नवंबर 2025 को जब इन पुरस्कारों की घोषणा होगी उस समय आपको ये अपडेट कर लेना है, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर निम्नलिखित हैं, सम्मिलित कीजिए। तो आपको याद करना है, ये उस समय का क्वेश्चन था। आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार याद कर लेना है कि कृषि, उद्योग और सेवा के क्या क्या घटक थे प्रचलित भाव को लेकर के। तो हालांकि हम दोनों भाव में याद करेंगे, स्थिर भाव पर भी याद करेंगे कृषि के कितना योगदान था और आपका प्रचलित भाव में भी याद करेंगे, ठीक है। क्षेत्रवार घटक, ठीक है, क्षेत्रवार घटक को याद करेंगे, मतलब जीएसडीपी में कौन से क्षेत्र की कितनी भागीदारी है। तो देखो, कृषि क्षेत्र की स्थिर भाव में भागीदारी है आपका 20.08। कितनी भागीदारी है? 20.08%। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी है आपका 47.90% और सेवा क्षेत्र में भागीदारी है आपका 35.30%। इसी को हम प्रचलित भाव में देखें तो कृषि जो है स्थिर भाव पर है 1680। कितना है दोस्तों? 16.80%, 16.80, 80 नहीं होगा, 80। प्रचलित में कृषि जो है प्रचलित भाव में 20.07% हो जाती है। प्रचलित भाव में उद्योगों का क्षेत्रवार घटक है 43.48% और प्रचलित भाव में सेवा का जो क्षेत्रवार घटक है वो है 36.45%। कैसे याद रखना है? तो पहले स्थिर भाव को याद रख लो आप। स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र का योगदान है आपका 1680% जीएसडीपी में, उद्योग का है 4790% और सेवा का है 3530%। तो 1680 है तो इसमें से कृषि क्षेत्र का प्रचलित भाव में थोड़ा सा बढ़ेगा 20.07, उद्योग का थोड़ा सा घटेगा, सेवा का भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है प्रचलित भाव में उद्योग का जो घटक है, क्षेत्रवार घटक है, वो स्थिर भाव की अपेक्षा क्या हो रहा है? घट रहा है। बाकी कृषि और सेवा दोनों क्या हो रहे हैं? प्रचलित भाव में उनका क्षेत्रवार घटक बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है? याद कर लेना है। यहां आप ध्यान देंगे तो इधर 47 इधर 43 है और इधर 47 इधर 48 है। रिलेट करके आपको याद रखना है। 35 है तो 36 हो गया, 30 है तो 45 हो गया। रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। चलिए, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। तो ये आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ धाराओं को लेकर के पूछा गया है। आप इन धाराओं को याद कर ले, हो सकता है एग्जाम में फिर से आपका रिपीट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर है रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता कौन से धारा से संबंधित है? तो धारा 4। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता कौन से धारा संबंधित है? तो धारा 5। सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग धारा 6 से संबंधित है और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन धारा 8 में इसका उल्लेख किया गया है। ये जो धाराएं हैं ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया था, उनमें इन धाराओं में ये जो उल्लेख किया गया है, ये जो प्रावधान दिया गया, इन सबका उल्लेख है। फिर से याद करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता किस धारा में कही गई है? तो धारा 4 में। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता किस धारा में है? तो धारा 5 में। सरकार और उनके एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग से संबंधित जो प्रावधान है धारा 6 से है और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन कौन सी धारा में बताया गया? तो धारा 8 में। तो इसका उत्तर होगा 2143, इसका उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय क्या है? सिंपल सा चीज है। G2C का अर्थ है यहाँ पे गवर्नमेंट टू
सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। तो 2022 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत ये सभी योजनाएं संचालित थी। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीइंग सेट एंड PDS, तो ये सभी योजनाएं संचालित थी। तो इसका उत्तर था आपका 1, 2, 3, 4। वर्तमान में NEGP को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को समाप्त किया गया है। वर्तमान सरकार के द्वारा कोई भी योजना NEGP के तहत नहीं चलाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में शामिल हैं, टोटल आपके 14 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया गया है? 14 क्षेत्र। सरगुजा संभाग के 5 जिले, सरगुजा संभाग के कितने जिले? तो 5 जिले। हालांकि बाद में कोरिया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर नाम से एक अलग जिला बना है, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया गया है अभी साइट में। तो आपको क्या लेना है? सरगुजा संभाग के 5 जिले शामिल हैं, जिनमें आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा शामिल है। बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल है इसमें। बस्तर संभाग के कितने जिले शामिल है? तो 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले? तो कोंडागांव, कांकेर, कोंडागांव आपका बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, आपका दंतेवाड़ा, ये सभी 7 जिले। और इनके अलावा कोरबा और आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये 2 जिले और शामिल हैं। टोटल हो जाते हैं 5 और 7 12 और 2 14। तो 14 जिलों को छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। तो सरगुजा संपूर्ण जिला है, सही है। कोरबा सही है। रायगढ़ नहीं होगा, जबकि जशपुर है। तो इसका उत्तर होगा हमारा 1, 2 और 4। इसका उत्तर होगा हमारा 1, 2 और 4 डी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं, उनका गठन किस वर्ष हुआ था इसको दिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है आपका 2001 में। 2001 में इसका गठन किया गया है। उसके बाद 2003 में किसका गठन किया गया है? तो राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की अधिसूचना 2003 में जारी की गई है। ध्यान रखना, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2001 में। इसी अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम समुदाय को शामिल किया जाता है और बाद में मुस्लिम समुदाय के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना 2003 में की गई। तो 2001 में आयोग का गठन, 2003 में उर्दू अकादमी की स्थापना। फिर 2004 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, मतलब ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया जिनमें आपके ST या फिर आदिम जनजाति को क्या करना था? पहचान करना था। ठीक है, तो इसके इंस्टीट्यूशन की स्थापना 2004 में की गई। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? तो 2005 में किया गया। तो इसको हम सुमेलित करेंगे तो A का होगा आपका 2, B का होगा आपका 3, तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, तो इसका आंसर होगा आपका 2, 3, 4, 1। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला जो आयोग बना है वो अल्पसंख्यक आयोग, फिर उर्दू अकादमी 2003, 2004 में क्या बना है आपका ट्रेनिंग सेंटर बना है आदिम जाति अनुसंधान को लेकर के, और 2005 में आपका ग्रामीण विकास संस्थान बना है जिसका नाम है ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताबूतदारी कैप्टन सैंडिस के द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। कैप्टन सैंडिस के द्वारा जो ताबूतदारी विकसित की गई थी उस ताबूतदारी का नाम है लोरमी और तरेंगा, जबकि सिरपुर और लवन नामक जो ताबूतदारी है वो मराठा शासक रघुजी तृतीय के समय विकसित की गई थी। इसके अलावा संजारी, सिहावा, बालोद चार्ल्स इलियट के द्वारा विकसित की गई थी। ताबूतदारी होता क्या है? तो ध्यान देना, ताबूतदारी क्या होता है? बंजर भूमि को उपयोगी बनाना। तो क्या होता है इसमें? बंजर भूमि जो रहती है उसको उपयोगी बनाया जाता है
बंजर को फिर से उर्वर बनाया जाता है स्थानीय लोकल व्यक्तियों के सहयोग से। उस स्थान पे जो भी आपके धनी व्यक्ति होते हैं, जो भी प्रभावशील व्यक्ति होते हैं, उनके सहयोग से बंजर जमीन को उपयोगी बनाया जाता है और फिर फसल लिया जाता है। और फसल लिया जाता है तो जमीन तो उस प्रभावशील व्यक्ति की होती है, लेकिन उस जमीन पर जो कृषि करता है वो किसान करते हैं। तो कुल मिला के इस व्यवस्था को बोला जाता है ताहूदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? तो जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है ये पता लगाना है। तो इस जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो सही है। जिला पंचायत से जो भी निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य है ये शामिल होते हैं। लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः अंशतः जिले के भाग हैं, इन्हें भी शामिल किया जाता है जिला पंचायत गठन में। ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। तो चूंकि ग्राम पंचायत के बारे में ही बात की जा रही है, मतलब जिला पंचायत के बारे में बात की जा रही है, तो जिला पंचायत के अंदर ही ग्राम पंचायत आते हैं। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में जिन जिन राज्यसभा सदस्य का नाम आएगा वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन चौथे ऑप्शन में आप ध्यान देना, चौथे ऑप्शन में क्या बोला है, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो जो जिला पंचायत है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ना कि नगरीय क्षेत्र से। नगरीय क्षेत्र से संबंधित होता है आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो ये ऑप्शन आपको गलत होगा। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही होंगे, 1, 2, 3। तो इसका उत्तर होगा केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारा 67 से 68। जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। माडा का फुल फॉर्म होता है आपका मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में माडा क्षेत्र के अंतर्गत 9 क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से हैं 9 क्षेत्र? तो एक क्षेत्र है आपका बलौदा बाजार, एक क्षेत्र है नचनिया जो कि राजनांदगांव में है, ठीक है, और कवर्धा। इसके अलावा आपका सारंगगढ़ में है गोपालपुर। गोपालपुर किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं? तो सारंगगढ़ जिले का क्षेत्र है गोपालपुर। महासमुंद 1 और महासमुंद 2। इसके अलावा रोजगा क्षेत्र जो कि जांजगीर चांपा में आता है, और धमतरी और गंगरेल। धमतरी जिला में धमतरी क्षेत्र और गंगरेल। तो इस प्रकार ये 9 क्षेत्र माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। माडा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। कौन कौन से 9 है तो एक बार फिर देखिए, बलौदा बाजार 1, नचनिया 2, कवर्धा 3, गोपालपुर 4, महासमुंद 1 और महासमुंद 2, 4, 2, 6, रोजगा आपका 7, धमतरी और गंगरेल 8 और 9। इस प्रकार इन सभी क्षेत्र माडा के अंतर्गत शामिल है, जबकि आपका गौरेला क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जनगणना 2011 जब हुआ था तो उसके अनुसार 88,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह जनजाति उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आपका कोरिया जिला से ही विभाजित होकर बनी है। ये राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या है, स्थित है। तो बाकी जितने भी जिले आप बने हैं, जैसे आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, आपका मोहिला मानपुर जो बना है, इन सभी को दिशाओं को आपको रायपुर राजधानी से आपको क्या करना है, रायपुर राजधानी को आपका रेफरेंस में लग करके देख लेना है। ठीक है। हालांकि इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मान नदियों का उद्गम स्थल है। तो रिहंद एवं मान नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो रिहंद एवं मान नदी आपकी मैनपाट क्षेत्र से निकलती है। जबकि मैकल पर्वत किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कवर्धा क्षेत्र में। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हाफ नदी।
ठीक है। हाफ नदी कवर्धा क्षेत्र से निकलती है, मैकल पर्वत से, जिसका नाम है आपका हाफ नदी। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है रिहंद एवं मान नदी कहां से निकलती है, तो मैन पाट से। रिहंद नदी को रेंड नदी के नाम से भी जाना जाता है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है, जसपुर जिले में स्थित है। सूरजपुर में कौन सा पहाड़ स्थित है, सूरजपुर में एक पहाड़ है कुदरगढ़ पहाड़। इस कुदरगढ़ पहाड़ में एक माता का मंदिर है, कुदरगढ़ी माता, कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। इसको एक और नाम से जाना जाता है बगुलेश्वरी माता, बगुलेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, जो कि आपके प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। कुदरगढ़ी पहाड़, कुदरगढ़ी माता इस पहाड़ में क्या है, विराजमान है, जिसको बगुलेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, सूरजपुर में, ठीक है। इसके अलावा कांकेर में एक पहाड़ आपको याद रखना है, आपका सरगुजा में आपका मेन पार्ट है, और कांकेर में आपको याद रखना है आपका गड़िया पहाड़। इस गड़िया पहाड़ के ऊपर एक तालाब है जिसको बोलते हैं रुपई सोनई तालाब, रुपई सोनई तालाब। मतलब पहाड़ के ऊपर एक तालाब बना हुआ है, हो सकता है ये तालाब आपको पूछ दे, व्यापक में एक बार आ भी चुका है ये तालाब। रुपई सोनई तालाब कहाँ स्थित है, तो कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र क्या है, राज्य है। हालांकि टीन का जो भंडारण है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में। मैनपाट क्षेत्र में क्या चीज का भंडारण है, तो मैनपाट क्षेत्र में है डोलोमाइट खनिज का भंडारण, डोलोमाइट खनिज का भंडारण। मैकल श्रेणी जो आपकी कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में फैली है, इसमें किस खनिज का भंडारण है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। महानदी बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में, सुकमा जिले में, लगभग सुकमा जिले में सर्वाधिक, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न शिक्षित जिले हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो उसके अनुसार ये उत्तर को उस समय आपका विलोपित किया गया था। हालांकि बाद में मॉडल अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी नहीं हुए थे, लेकिन अब विलोपित होता क्वेश्चन। अभी वर्तमान में हम देखेंगे सबसे कम जो सिंचित जिला है उसमें शामिल होते हैं आपके दंतेवाड़ा जिला, आपका नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला आपका, और आपका सुकमा जिला। इन तीनों जिलों में चाहे नीरा फसल की बात करें या द्विफसली की बात करें, 0% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब यहाँ पर सिंचित जिले की बात करें तो इन 3 जिलों में, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों में 0% सिंचाई होती है। नीरा फसल की बात करें तो भी, द्विफसली की बात करें तो भी। तो हमको जब भी अगर ये ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर लेना है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, ठीक है। अगला प्रश्न, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है, तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है, तो जांजगीर चांपा में भी स्थापित है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। जबकि कोरबा में क्या स्थापित है, तो कोरबा में CSEB स्थापित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। इसके अलावा SCCL, बाल्को, ये सभी कोरबा में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का क्या कारण है। मतलब जो लिंगानुपात कोंडागांव और दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है उसके क्या कारण है, तो इसका उत्तर उस समय लिया गया था पुरुष मृत्यु दर अधिक होना और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, ठीक है। अगम्य क्षेत्र का होना उत्तर नहीं लिया गया था, पिछड़ा क्षेत्र का होना नहीं लिया गया था, उत्तर लिया गया था पुरुष मृत्यु दर इन जिलों में अधिक है और कन्या भ्रूण हत्या इन जिलों में कम होती है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, तो सीता नदी जो आपकी सीता नदी अभ्यारण्य है, इस क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, तो महुआ के वृक्ष की बहुलता है इस क्षेत्र में। जबकि साल वृक्ष किस क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं, तो बस्तर संभाग में ज्यादा मिलते हैं। बस्तर संभाग को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। सागौन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर का खुरसेल घाटी सागौन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नारायणपुर का कौन सा घाटी, खुरसेल घाटी, सागौन वृक्ष के लिए क्या है, प्रसिद्ध है,
ठीक है। बांस आपका रायगढ़ और जसपुर में क्या है, ठीक ठाक जो मात्रा में मिलता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है सीता नदी में किस वृक्ष की बहुलता है, तो महुआ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार? तो हम इसको इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। इस क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि रही, इसका वृद्धि दर रहा 14.06%। तो आपको ध्यान देना है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, तो तृतीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी व्यापार, होटल एवं जलपान गृह में सर्वाधिक वृद्धि दर रही। जबकि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि और खनन शामिल होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर रही, तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर रही पशुपालन की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पशुपालन में वृद्धि देखी गई है। पशुपालन में कितनी वृद्धि देखी गई है? पिछले साल की अपेक्षा 10.02% की वृद्धि देखी गई है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है, किस क्षेत्र में देखी गई है? तो विद्युत गैस जल आपूर्ति क्षेत्र में देखी गई है। विद्युत गैस जल आपूर्ति, इसमें जो वृद्धि दर है इस क्षेत्र में वो है 9.52%। ठीक है, तो आपसे पूछेगा किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र के व्यापार, होटल और जलपान गृह की 14.06%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन है 10.02%। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक है विद्युत गैस जल आपूर्ति का 9.52%। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करें तो किस क्षेत्र में कम रही? तो रेलवे क्षेत्र में, जो कि तृतीय क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र में घाटा महसूस किया गया है या फिर ऋणात्मक वृद्धि दर यहाँ पे दर्ज की गई है -7.38% के रूप में। तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में सबसे कम रही? तो रेलवे क्षेत्र में सबसे कम रही -7.38। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से लेकर के 2021-22 के मध्य रही। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र का जो औसत वृद्धि दर है, पिछले 5 सालों का औसत वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र का, वो क्या रहा? तो आपको याद कर लेना है कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर रहा 5.39%, 5.39%। ठीक है, ये औसत वृद्धि दर है। जबकि वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे या फिर बोलना चाहिए 2024-25 में इसकी जो ग्रोथ रेट रही वो रही 5.38%। ठीक है, तो आर्थिक वर्ष 2004-05 में 5.38% रहा, जबकि पिछले 5 सालों का औसत देखेंगे तो 5.39% क्या रहा? उसका कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय इसका उत्तर था आपका केपी खांडे उत्तर था। हालांकि वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके अनुसूचित जाति आयोग के, वो है आपके डॉक्टर कृष्णमूर्ति बंधी। ये विधायक हैं आपके मस्तूरी क्षेत्र के विधायक हैं, मस्तूरी विधायक हैं। जो मस्तूरी किस क्षेत्र में आता है या किस जिले में आता है? तो आपका बिलासपुर जिले में आता है आपका मस्तूरी। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति बंधी अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ देना है। ठीक है,
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है। तो इसको हम क्या कर लेना है, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या है, क्वेश्चन को रिप्लेस कर देते हैं। तो जितने भी राजस्व प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को आर्थिक वर्ष 2024-25 में, उसमें कर राजस्व का योगदान हुआ है आपका 74.42%, अर्थात 74.42% कर राजस्व प्राप्त हुआ है। मतलब जितने भी राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हुआ है उसमें सर्वाधिक मात्रा आपका कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है 74.42%। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है उस समय, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो हमको इसको रिप्लेस करना है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बताइए, ऐसा करके। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो मूंगफली हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का हुआ है, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है चना का, और अन्न में आपको पता है छत्तीसगढ़ धान को लेकर के क्या है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। तो ध्यान में रखना, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली, दलहन में चना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या क्या है वो बताइए। कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। तो इसको हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है अपना क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को लेकर के। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहा है स्थिर भाव को लेकर के, वो क्या रहा है, कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव के अनुसार है 16.80%, उद्योग क्षेत्र का है 47.90% और उद्योग क्षेत्र का है 35.30%। वापस से याद कर लो, स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान रहा है 16.80%, उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है 47.90%, सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है 35.30%, स्थिर मूल्य के अनुसार। किसके अनुसार? स्थिर मूल्य के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति स्थान से सुमिलित कीजिए। अर्थात कौन से कलचुरी शासक की शिलालेख ताम्रलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा अमोंदा ताम्रपत्र अमोंदा से मिला है, तो ये सही सुमिलित है। गोपाल देव का पुजारी पाली अभिलेख मिला है, तो ये भी सही है। प्रताप मल्ल का बलौगढ़ अभिलेख मिला है, तो ये भी सही है। बाहर साय का कोसगाई ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, कोसगाई अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो एक सीधा सीधा जोड़ी है। तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4, तो इसका उत्तर होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न, रायपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो देखो इस प्रश्न में वो क्लियर नहीं किया है कि रत्नदेव प्रथम है कि रत्नदेव द्वितीय है, तो हम इसको रत्नदेव प्रथम लेकर के चलते हैं। तो रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो रत्नदेव के सिक्के में सिंह की विशेषता पाई जाती है, गजलक्ष्मी की विशेषता पाई जाती है, मानव आकृति की विशेषता पाई जाती है। अर्थात रत्नदेव प्रथम के सिक्कों में सिंह की आकृति दिखाई देती है, गजलक्ष्मी की आपकी प्रतिमा अंकित है, मानव आकृति का चिन्ह दिखाई देता है। लेकिन गज शार्दुल का जो सिक्का चलाया था वो चलाने वाला था आपका जाजल देव प्रथम, ना कि आपका रत्नदेव प्रथम। तो आपका ए उत्तर क्या होगा, गलत होगा। और हमको पूछा है कौन सी विशेषता नहीं पाई गई है, तो उसका उत्तर होगा गज शार्दुल। अगला प्रश्न, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। तो रतनपुर के शासक थे आपके रघुनाथ सिंह, रतनपुर को संभालने वाले थे रघुनाथ सिंह। तो 1741 में रतनपुर पर आक्रमण होता है, आक्रमण करने वाला होता है मराठा सेनापति भास्कर पंत और रतनपुर राज्य को जीत जाता है। बाद में 1745 में रायपुर के कलचुरी शासक मोहन सिंह को, जो रघुनाथ सिंह हैं, उसको अपदस्थ कर मोहन सिंह को बैठाया जाता है।
तो ये सभी ऑप्शन गलत है, 1900 तो होगा ही नहीं। तो अगर हम देखें रायपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को कब अपदस्थ किया गया, तो उत्तर लेना है 1745 में अपदस्थ किया गया और रायपुर के कलचुरी शासक मोहन सिंह को बैठाया गया। ठीक है। रतनपुर पर कब आक्रमण हुआ, मराठा आक्रमण, तो 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया और रतनपुर राज्य को जीत लिया। उस समय रतनपुर राज्य में कौन शासन करता था, तो रघुनाथ सिंह शासन करता था, जो कि वृद्ध हो चुका था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमिलित कीजिए। तो बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो घटना हुआ था भूमकाल विद्रोह में, वो विद्रोह का घोषणा हुआ था, ये पहला घटना हुआ था। उसके बाद विद्रोह की घोषणा के बाद आपकी कुकानार पर आक्रमण कर दिया गया था, तो ये दूसरी घटना है। जैसे कुकानार पर आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी की, तो तीसरा घटना ये है। और चौथा घटना है मौर्य राज की घोषणा, तो चौथा। अर्थात क्रम से हम देखें तो पहले विद्रोह की घोषणा हुई, फिर कुकानार पर आक्रमण किया गया, आक्रमण करने के कारण अंग्रेजों के द्वारा रानी सुबरन कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया और लास्ट में मौर्य राज की घोषणा हुई। तो तारीख को भी जब आप देखेंगे तो सबसे पहले विद्रोह की घोषणा हुई, तो इनमें सबसे पहला जो तारीख है आपका, वो तारीख है आपका अक्टूबर 1909। तो ए का क्या होगा, 3। कुकानार पर आक्रमण कब हुआ, दूसरा घटना, तो कुकानार पर आक्रमण हुआ 4 फरवरी 1902। मौर्य राज की घोषणा कब हुई, तो मौर्य राज की घोषणा हुई 7 फरवरी 1910, तो 4। और रानी सुबरन मौर्य राज की घोषणा सबसे लास्ट में होगी, तो मौर्य राज की घोषणा सबसे लास्ट क्या है, 5/5/1910, तो 2 होगा इसका आंसर। और रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी कब होगी, तो 7 फरवरी 1910, तो इसका उत्तर होगा 3124 3124 3124। अच्छा, मौर्य राज की घोषणा सबसे बाद में होगी, तो सबसे बाद वाला जो तारीख है आपका, वो है आपका 2। ठीक है। रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी कब होगी, तो रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी होगी आपकी, सबसे पहला है अक्टूबर 1909, फिर आपका 7 फरवरी। ठीक तो है। तो इसका उत्तर होगा हमारा 3124 3124 3124 3124 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। सी का 4 लिया गया है, सी का 4 लिया गया है मौर्य राज की घोषणा, जो कि गलत है। इसका उत्तर होगा आपका, विलोपित हुआ क्वेश्चन है 3124, इसका उत्तर होगा 3124। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे। तो ई राघवेंद्र राव जो बिलासपुर से संबंधित व्यक्ति हैं, प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 1927 में बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमिलित कीजिएगा। ठीक है। तो रुद्री जंगल सत्याग्रह, पोड़ी जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, पकरिया जंगल सत्याग्रह। तो इन सभी सत्याग्रहों में जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ वो हुआ बिलासपुर का पोड़ी जंगल सत्याग्रह, जो कि कब हुआ, तो यह हुआ 3 अगस्त 1930 को। रुद्री जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो रुद्री जंगल सत्याग्रह हुआ 22 अगस्त 1930 को, तो इसका उत्तर होगा 4, इसका 1। तमोरा जंगल सत्याग्रह, लभरा तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो 8 और 9 सितंबर 1930 को, तो इसका उत्तर होगा 2। पकरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो 7 अक्टूबर 1930 को, इसका उत्तर होगा 3। तो हमारा उत्तर होगा 4 1 2 3 4 1 2 3, तो इसको हमारा उत्तर होगा सी। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला जो सत्याग्रह होगा बिलासपुर के पोड़ी नामक स्थान पर पोड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930 अर्थात अगस्त के शुरुआती दिनों में। फिर अगस्त के मध्य में होता है रुद्री जंगल सत्याग्रह, उसके बाद आपका सितंबर में होता है आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह, और अक्टूबर में आपका होता है जांजगीर चांपा जिले के पकरिया नामक क्षेत्र में पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद अर्थात शासक होने की उपलब्धि या शासक होने का जो प्रमाण है कब प्राप्त दिया, तो 1865 में। याद रख लेना है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को
ब्रिटिश शासन ने सनद कब प्रदान किया था? तो 1865 में। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था? तो संत वल्लभाचार्य जी का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण्य नामक स्थान पे हुआ था। जबकि गिरौदपुरी में एक महान संत ने जन्म लिया था जिसका नाम है गुरु घासीदास या फिर बाबा घासीदास। बाबा घासीदास किससे कहां से संबंधित है? तो गिरौदपुरी से। रतनपुर में कौन से महानायक संबंधित है? तो बाबू रेवाराम रतनपुर क्षेत्र से संबंधित है। तो इन सभी को याद कर लेना है। चंपारण संबंधित जो आपके महान अनुभव है वो है आपके संत वल्लभाचार्य। तो इसका उत्तर होगा चंपारण्य। अगला प्रश्न, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वायु पुराण में महानदी का जो पौराणिक नाम है वो है नीलोत्पला। वायु पुराण में महानदी का नाम क्या है? नीलोत्पला। सतयुग में भी महानदी को बोला जाता है नीलोत्पला। तो सतयुग की बात करें या आपकी वायु पुराण की बात करें, महानदी का नाम नीलोत्पला मिलता है। उसी प्रकार महाभारत काल में महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता है। जबकि द्वापर युग और स्कंद पुराण में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। और एक और पुराण की बात करें जिसको हम बोलते हैं विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में महानदी का नाम ऋषि तुल्या करके उल्लेख है। विष्णु पुराण में महानदी को ऋषि तुल्या नामक नदी के नाम से जाना गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्कंद पुराण में महानदी का नाम चित्रोत्पला, ठीक है, विष्णु पुराण में ऋषि तुल्या, जबकि वायु पुराण में महानदी का नाम नीलोत्पला के नाम से मिलता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, बस्तर के कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? बस्तर के कांकेर घाटी में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो खुरसेल जलप्रपात स्थित नहीं है। खुरसेल घाटी कहाँ है? तो नारायणपुर में है, और यही नारायणपुर में ही खुरसेल जलप्रपात भी है। तो नारायणपुर में है खुरसेल घाटी, खुरसेल जलप्रपात। बाकी जितने भी जलप्रपात है, शिवगंगा, झूलनदरहा, कुड़न खुदरा, ये सभी बस्तर के कांकेर घाटी में स्थित है। तो कौन सा स्थित नहीं है पूछा है, तो उत्तर होगा खुरसेल जलप्रपात। अगला प्रश्न, 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो बाली पर्व नामक त्योहार भतरा जनजाति में भी मनाया जाता है और हलवा जनजाति में। यह विलोपित हुआ क्वेश्चन था, इसका उत्तर दोनों होगा, भतरा और हलवा। इन 2 जनजातियों में बाली पर्व नामक त्योहार मनाया जाता है। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर गीत आपका किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिशु के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहर गीत, ठीक है। जबकि जब माता गर्भवती रहती है, माता जब गर्भवती रहते हुए 7वें से 90वें महीने के बीच एक गीत गाया जाता है। जब कोई स्त्री गर्भवती रहती है, जब कोई माता क्या रहती है, गर्भवती रहती है, उस गीत का नाम होता है आपका सधौरी गीत। कौन सी गीत? सधौरी गीत। जब स्त्री 7 से लेकर के 90 महीने तक की क्या रहती है? गर्भवती रहती है। तो आपको ध्यान रखना, सधौरी गीत 7वें महीने के गर्भवती के दौरान गाया जाता है। छठी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो छठी के अवसर पर बधाई गीत गाया जाता है। जबकि एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब शिक्षा के लिए क्या करना, बालक को तैयार करना। तो उपनयन संस्कार के समय एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है बरवा गीत। तो ये सभी जो गीत हैं ये बालक के संस्कार से संबंधित गीत हैं। शिशु के जन्म के समय सोहर गीत, और जन्म से पहले जब वो माता के गर्भ में रहता है तो 7वें माह का गर्भ होता है तो सधौरी गीत, ठीक है, सधौरी गीत। और उपनयन संस्कार के समय बरवा गीत, और छठी के अवसर पर बधाई गीत। अगला प्रश्न, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तीजन बाई जी जब पंडवानी का गायन करती है तो हमने देखा उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र होता था, उस वाद्य यंत्र को बोलते हैं खड़ताल, ठीक है। तो पंडवानी में कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? तो खड़ताल वाद्य यंत्र यूज करते हैं। बाकी मांदर, मोहरी, अलगोजा ये यूज नहीं करते। आपको याद में रखना है खड़ताल, ठीक है। खड़ताल वाद्य यंत्र पंडवानी लोकगीत में यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, खंड अ को खंड ब से सुमिलित कीजिए। एक तरफ गीत दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो किस प्रकार के गीत हैं इसको सुमिलित करना है।
तो देवार जाति के लोग देवार गीत गाते हैं। देवार गीत आपका भिक्षा मांगते हुए गीत है। भिक्षा मांगते हुए देवार गीत गाया जाता है। भर्तरी गीत जो कि शोक का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, तो भर्तरी जो है एक प्रकार का वैराग्य गीत है। ददरिया जो कि प्रेम प्रधान गीत है, प्रणय गीत है। खेतों में फसल काटते समय यह गीत गाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो ददरिया आपका प्रणय गीत है। फड़ी आपका क्या है, व्यंग और हास्य गीत है। फड़ी आपका व्यंग और हास्य गीत है। तो इसका उत्तर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका उत्तर होगा डी। हमारा आज का सीजीपीएससी 2022 का सीजीजीएस का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? तो छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का अर्थ है कानाफूसी करना। तो इस प्रकार सीजीपीएससी 2022 के सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन को हम डील कर चुके हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सीजीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।